Hey friends, what's good you all? This is CM with this side and I welcome all of you again to Elite Professional Academy. Friends, in today's lecture, we are going to start with an important act from your CA Foundation syllabus, and the name of the act is Sale of Goods Act 1930. Friends, this is also an important act from the exam perspective because this act is going to be asked in your examination for around 12 to 15 मार्क्स। सो इस एक्ट का इस लॉ का जो वेटेज है वो 12 से 15 मार्क्स का आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। जो आपका 60 मार्क का सिलेबस है बिजनेस लॉज का, उसमें से 12 से 15 मतलब लगभग 20 से 25 मार्क का वेटेज जो है वो इस एक्ट को जाता है। तो इसीलिए आपने इसको ढंग से, मन से, दिल से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल स्टार्ट विद द discussion over this act. As the name of the act is in front of you, is the Sale of Goods Act 1930. Okay, फ्रेंड्स, अगर आपको याद है तो मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट को सिखाने के टाइम पे मैंने आपको एक चार्ट ड्रॉ करके दिया था जो उन एक्ट्स के फंडामेंटल्स को समझाता था कि कहाँ से ये एक्ट आए हुए हैं। तो अगेन सेल ऑफ गुड्स एक्ट की शुरुआत करने से पहले भी मैं उस चार्ट को आपके सामने रखना चाहूंगा। तो ओरिजिनली जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब बना था तो वो बहुत ही बड़ा था और उस कॉन्ट्रैक्ट में आपको 4 बातों का इंक्लूजन दिखता था। पहला जो इंक्लूजन था, पहला जो प्रोविजन था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब पहले बना था 1872 में, तो उसमें पहले प्रोविजंस थे जनरल प्रोविजंस फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स, जो सेक्शन नंबर 1 से लेके सेक्शन नंबर 75 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हिस्सा है। नेक्स्ट जो प्रोविजन थे वो थे सेल ऑफ गुड्स के बारे में, मतलब द कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू द सेल ऑफ गुड्स, वो आते थे सेक्शन 73 से लेके सेक्शन 123। उसके बाद जो प्रोविजन थे वो थे provisions relating to the special contracts such as the indemnity contract, guarantee contract, pledge contract, bailment contract, agency contract। उसके प्रोविजन थे सेक्शन 124 से लेके सेक्शन 238। और लास्ट जो प्रोविजन थे कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू द पार्टनरशिप, ओके, वो प्रोविजन थे सेक्शन नंबर 239 से लेके 236। ये 4 डिवीजन हुआ करता था, डिविजन्स हुआ करते थे ऑफ योर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें से हमने हमने अपने फाउंडेशन के सिलेबस में इसको पढ़ लिया है, दैट इज अ जनरल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसको हम लोग पढ़ेंगे इंटर में, सीए इंटर में, जो आपका सीए इंटर का सिलेबस है, ठीक है, जो अगले साल आप पास हो जाओगे फाउंडेशन, तो इंटर में आने के बाद मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद ये हमने पढ़ लिया सीए फाउंडेशन पे, ठीक है। अब रही बात इन दो बातों की, सेल ऑफ गुड्स और पार्टनरशिप, ठीक है बच्चों, इसको भी हमने सीए फाउंडेशन में पढ़ लिया है, ओके। और ये हमको आया था इन द नेम ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ओके। मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब ओरिजिनली बना था तो इतने सारी प्रोविजंस उसमें थे, उसमें से जैसे ही टाइम आगे बढ़ता गया पार्टनरशिप के प्रोविजंस को तोड़ा गया और उसके लिए एक अलग से एक्ट बना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। और ये जो सेल ऑफ गुड्स है, ये जो सेल ऑफ गुड्स है, ओके, जो 76 से 123 सेक्शंस में कवर हुआ करता था इन ओरिजिनल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसको हम लोग कवर करेंगे अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ओके। तो आज के जमाने पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बस दो ही बातें इंक्लूडेड है, दैट इज जनरल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड द स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। मींस कॉन्ट्रैक्ट का जो बेसिक पार्ट है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रखे, बाकी दो पार्ट्स को सेल ऑफ गुड्स के रिलेटिंग जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए एक अलग कॉन्ट्रैक्ट बना और पार्टनरशिप के लिए अलग कॉन्ट्रैक्ट बना, ठीक है। अब अगर मैं सेल ऑफ गुड्स की बात करूंगा तो उसमें भी दो डिवीजन हुए,
एक था सेल ऑफ गुड्स, दैट इज सेल ऑफ आई में से मूवेबल प्रॉपर्टी एंड सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी, ना व्हाट इज सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी? मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकती है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कोई प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, प्रॉपर्टी यानी कि कोई लैंड है, कोई बिल्डिंग है, तो उसकी अगर बात करेंगे तो उसके लिए अलग से एक्ट बना, जो एक्ट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट, टोपा। ओके, वो अलग से एक्ट है, वो अपने सीए के सिलेबस में नहीं है। लेकिन सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब उसको छोड़ के जो भी प्रॉपर्टी, जैसे कि ये पेन हुआ, ये लैपटॉप हुआ, कैमरा हुआ, लाइट्स हुए, या फिर आपके रोजमर्रा के घर पे जो भी बातें हैं जैसे व्हीकल्स है, ठीक है, तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी में आते हैं। तो उसके लिए जो एक्ट बना वो था सेल ऑफ गुड्स एक्ट, और उसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं इन दिस सिलेबस अंडर द हेडिंग ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ओके, और आगे बढ़ते हैं बच्चों। जब ये पहले सेल ऑफ गुड्स एक्ट आया था तो वो इस नाम से आया था, दैट इज इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ओके, तो इसका नाम था इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। बाद में इन द ईयर सितंबर 1963 इस एक्ट को अमेंड किया गया, और इस एक्ट से इंडियन वर्ड को हटा के वर्ड डाला गया सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। मतलब ये एक्ट अमेंड हुआ है इन सितंबर 1963, और आज भी ये एक्ट क्या है बोलो, अपने इंडिया में लागू है अंडर द नेम एंड स्टाइल ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। जब ओरिजिनल ये इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट आया था, ठीक है ना, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो ये प्रोविजंस थे, इसको इनकॉर्पोरेट किया गया, साथ साथ इस एक्ट को बनाया गया ऑन द बेसिस ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1893, जो एक्ट था यूके का, ठीक है। सो यूनाइटेड किंगडम दैट इज इंग्लैंड, इंग्लैंड में सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1983 1893 बना था। तो उस 1893 का एक्ट का बहुत बड़ा प्रभाव इस एक्ट के ऊपर है, बहुत सारे उसके प्रोविजंस इस एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड है। साथ साथ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो ओरिजिनल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, जिसके 73 से लेके 76 से लेके 123 तक जितने भी प्रोविजंस है वो सारे इसमें कवर्ड है। तो ये था उसका कुछ फॉर्मेशन का सिलसिला, हिस्ट्री की कैसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट बना है इंडिया में, ठीक है ना। और भी बहुत सारी बातें हैं लेकिन वो अपने डिस्कशन पर्पज के लिए रिलेवेंट नहीं है। बस इतनी बातें अगर आप याद रखोगे फ्रॉम द हिस्ट्री परस्पेक्टिव तो भी बात बन जाएगी, ठीक है। तो अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो जरूर अपने नोट्स में कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। अपने नोट्स में इसको कॉपी कर लेना। एक हिस्ट्री पर्पज के लिए, एग्जामिनेशन के लिए तो इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन हिस्ट्री पर्पज के लिए ये इंपॉर्टेंट है।
चलो, सो आपने लिखा होगा, लिख के हो गया होगा आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज द एग्जैक्ट सिलेबस ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, वो हम लोग देखते हैं। देखो बच्चों, हमारे सिलेबस में सेल ऑफ गुड्स एक्ट के 4 यूनिट्स है जो हमको खत्म करने हैं, ठीक है ना। जिसमें यूनिट नंबर 1 है आपका फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो इस यूनिट में जो पहला आपका यूनिट है उसमें हम लोग सीखेंगे कि हाउ द सेल कॉन्ट्रैक्ट हैज टू बी फॉर्म। बच्चों एक बात मैं जरूर यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड लिखा हुआ है, तो कॉन्ट्रैक्ट के जो बेसिक पार्ट है, कॉन्ट्रैक्ट के जो भी बेसिक पार्ट्स है, ठीक है ना, वो आज भी कवर होते हैं फ्रॉम दिस, दैट इज द जनरल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और जो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, ठीक है ना, वो कैसे बनाते हैं वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब आज भी अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बोलता हूं तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे फॉर्म किया जाता है, उसके जो इसेंशियल्स है, जो सेक्शन नंबर 10 वगैरह या फिर जो भी पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड, जो बेसिक कॉन्ट्रैक्ट्स को गवर्न करते हैं, वो आज भी हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से डिराइव करते हैं। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट की जानकारी या फिर उसमें एक्सपर्टीज हासिल करने से पहले आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर एक्सपर्टीज हासिल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हम लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल ऑफ गुड्स के बारे में कुछ जानकारी रखना चाहते हैं या फिर उसमें डील करेंगे, तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट का नॉलेज तो होना जरूरी है, साथ साथ हम लोगों को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का भी थरो नॉलेज होना जरूरी है। तो दो एक्ट के ऊपर मास्टरी होना जरूरी है, उसके बाद ही हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में उसको, उसके ऊपर ओपिनियन दे सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग सलाह मशवरा किसी को दे सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे बनाते हैं, उसके बेसिक पार्ट्स यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की कुछ फॉर्मेशन के बारे में जो भी बातें हैं वो हम लोग यूनिट नंबर 1 में पढ़ने वाले हैं। तो यूनिट नंबर 1 हमको ये समझाएगा, ठीक है। उसके बाद यूनिट नंबर 2 है अपने पास, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखो यूनिट नंबर 2 जो है वो डील करेगा कंडीशंस एंड वारंटी के ऊपर, ठीक है ना। व्हाट डू बाय कंडीशंस, व्हाट डू बाय वारंटीज, ठीक है। आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट में वारंटी, आप जब गुड्स को सेल, खरीदी बिक्री वगैरह करते हो तो उस टाइम पे आपको वारंटी वगैरह क्या है वो इन टर्म्स के साथ आप वाकिफ हो। तो ये क्या चीजें हैं, कंडीशंस क्या होती हैं, वारंटीज क्या होती है एट द टाइम ऑफ सेल। मतलब सेलर जब सेल करता है तो कुछ कंडीशंस डाल के रख देता है, या फिर सेलर जब गुड सेल करता है तो कुछ वारंटी के साथ बेचता है। तो वो कंडीशन और वारंटी क्या है वो यूनिट नंबर 2 में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर यूनिट नंबर 3 आएगा आपका, ठीक है। तो यूनिट नंबर 3 जो है वो डील करेगा आपके ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। मतलब गुड्स जब सेल करते हैं तो जो ओनर होता है गुड्स का, दैट इज अ सेलर, हाउ ही इज ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी या फिर ओनरशिप ऑफ द गुड्स टू अनदर, व्हाट आर द रूल्स रिगार्डिंग दैट, एंड हाउ द गुड्स आर बी डिलीवर्ड। सो डिलीवरी एंड ओनरशिप का ट्रांसफर कैसे होता है वो यूनिट नंबर 3 में पढ़ेंगे, ठीक है। और आपका जो यूनिट नंबर 4 है वो डील करेगा विथ अनपेड सेलर के बारे में, ठीक है ना। व्हाट इज अनपेड सेलर, मान लेते हैं कि आपने गुड्स किसी से खरीदी की है और आपने उसके पूरे पैसे अब तक नहीं दिए हैं या फिर पार्ट अमाउंट अब तक नहीं दिया है, तो वो जो सेलर है आपके अगेंस्ट कौन कौन से राइट्स रखता है ये हम लोग बात करेंगे यूनिट नंबर 4 में, ठीक है। सो मोटा मोटी बात कर ले तो पहला जो यूनिट है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर वो है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। दूसरी जो बात है वो आएगी कंडीशंस एंड वारंटीज, कंडीशंस एंड वारंटी, ठीक है। तीसरी जो बात हम लोग करेंगे वो करेंगे ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स, एंड फोर्थ बात हम लोग करेंगे दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू अनपेड सेलर। ओके, क्लियर है। तो ये अपना सिलेबस है विथ रिस्पेक्ट टू द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। इन 4 यूनिट्स को हम लोग पढ़ेंगे, ओके। ज्यादा कुछ दिमाग थोड़ी नहीं है, ज्यादा कुछ दिमाग के ऊपर जोर डालने वाली बातें हैं नहीं, सारी सिंपल सिंपल सी बातें हैं।
वो हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो ये अपना सिलेबस है। अगर आप इसको लिखना चाहते हो अपने फर्स्ट पेज ऑफ द नोटबुक में, तो ये बातें जरूर लिखेंगे, ताकि आपको पता तो होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है और कौन कौन सी बातें हैं जो हम लोग आगे सीखने वाले हैं। ओके, चलो, तो इसको एक बार लिख सकते हैं आप लोग। चलो, बैक टू द ओरिजिनल पेज। नाउ, दिस सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ओके, इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया है कि दिस सेल ऑफ गुड्स आया था इन द ईयर 1930 वगैरह वगैरह वगैरह, और ये डील कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स की गुड्स की खरीदी बिक्री करने के टाइम पे कौन कौन से प्रोविजन, कौन कौन से लॉज वगैरह जो है वो एप्लीकेबल होने चाहिए, कौन से रूल्स और रेगुलेशंस का कंप्लायंस हमारे इंडियन लोगों ने करना चाहिए, इस बारे में जो भी प्रावधान है, इस बारे में जो भी प्रोविजंस है, वो हमको इस एक्ट में बताए गए हैं, ठीक है। अब ये एक्ट जो आया था वो आया था ऑन दी 1 जुलाई 1930 को इंडिया में इस दिन से ये इस एक्ट को लागू किया गया है, ठीक है। और ये एक्ट लागू होता है टू होल ऑफ इंडिया, दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। अब ये जो बात है, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये आज के दिन पे लागू नहीं हो सकती। व्हाई? बिकॉज ऑफ द रिमूवल ऑफ आर्टिकल नंबर 370। तो आर्टिकल नंबर 370 के निकल जाने के बाद आज पूरे के पूरे जो एक्ट्स है, वो सारे एक्ट्स जो एक इंडियन लोगों के ऊपर लागू होते हैं या फिर पूरे इंडिया के ऊपर लागू होते हैं, वो सारे एक्ट्स आज के जमाने में वो जम्मू एंड कश्मीर को भी लागू होते हैं। अब आर्टिकल नंबर 370 की थोड़ी बहुत जानकारी आपको जरूर रहेगी। 2019 में ये आर्टिकल जो है वो निकल गया था इन द अगस्त 2019। उस समय से आज के जमाने तक पूरे के पूरे जो एक्ट है वो सारे जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर लागू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ रिमूवल ऑफ आर्टिकल नंबर 370। नाउ, इसकी कुछ झलकियां जो है वो हम लोग जरूर यहाँ पे पढ़ेंगे। आपको थोड़ी बहुत जानकारी तो रहेगी कि क्या क्या हुआ था, क्या सीन हुआ था, क्या सीन नहीं हुआ था। मैंने आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सिखाने के टाइम पे भी थोड़ी बहुत बातें इसकी बोल दी है, लेकिन आज थोड़ा एडिशनल नॉलेज भी लेंगे इसके बारे में, ठीक है, कि एक्चुअली हुआ क्या था, किस प्रकार से आर्टिकल नंबर 370 आया था, किस प्रकार से ये चला भी गया है और उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। थोड़ा बहुत आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करते हैं, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके नॉलेज गेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बच्चों, आर्टिकल नंबर 370 की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल नंबर 370 को अकेले जानना नहीं लाजमी होगा। उसके साथ साथ हमको आर्टिकल नंबर 35A इसको भी पढ़ना पड़ेगा, तब जाके एक कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन अपने पास आ जाएगी कि क्यों जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के ऊपर इतने सारे एक्ट जो है वो लागू नहीं थे बिफोर द ईयर 2019। सो पहले बात करते हैं आर्टिकल नंबर 370, वाई बिकॉज ये पहले आया हुआ था, ठीक है। तो बात करते हैं इंडिया कैसे बना था। इंडिया कैसे बना था, तो एज यू ऑल नो कि इंडिया में जो थे वो प्रिंसली स्टेट्स थे। व्हाट इज प्रिंसली स्टेट्स? बहुत राजा महाराजा हुआ करते थे और राजा महाराजाओं का एम्परर्स हुआ करते थे, और फिर ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया में आए, और इंडिया में ब्रिटिशर्स आने के बाद उन्होंने अपनी आर्मी का इस्तेमाल करके पूरे इंडिया के ऊपर अपना कब्जा बना दिया, ठीक है। और ऐसे करके ब्रिटिशर्स रूल जो है वो अपने इंडिया में लागू हो गया, पूरे के पूरे इंडिया में, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो उस टाइम पे पाकिस्तान भी अपना हिस्सा था। तो पाकिस्तान से लेके कन्याकुमारी तक जो जितना भी हमारा एरिया था इंडिया का, उस पूरे एरिया के ऊपर ब्रिटिशर्स का राज्य था, ठीक है ना। इंडिया के ऊपर क्यों मान ले, हम लोग पूरे दुनिया में ही ब्रिटिशर्स का राज्य था। हम लोग ये बोलते हैं कि उनके जो हुकूमत थी, उस हुकूमत पे सूरज कभी ढलता नहीं था, ऐसे बोलते हैं। भाई, बिकॉज एक जगह पे सूरज ढलता था तो एक जगह पे उगता था, तो जहाँ पे सूरज उग रहा है वहां पे भी ब्रिटिशर्स का ही साम्राज्य था, और जिस जगह पे सूरज ढल रहा है वहां पे भी ब्रिटिशर्स का साम्राज्य था। तो ऐसे कहा जाता है, ऐसी कहावत है कि ब्रिटिशर्स के सरकार में, ब्रिटिशर के राज्य में कभी सूरज ढलता नहीं था, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड के ऊपर लगभग ब्रिटिशर्स का राज्य था। कुछ ऐसे कंट्रीज थे जिनके ऊपर ब्रिटिशर्स ने कभी राज्य नहीं किया, उसकी बात नहीं करते, हम लोग इंडिया की बात करते। सो इंडिया के ऊपर, पूरे इंडिया के ऊपर क्या हुआ बोलो, ब्रिटिशर्स का राज्य आ गया, ठीक है। अब
बात आई अपने इंडिपेंडेंस की, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस कैसे हुआ, क्या हुआ वगैरह मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के टाइम पे आपको समझा दिया है, उसकी हम लोग बात नहीं करेंगे। हम लोग आज बात करेंगे 370 और 35A की। तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के जा रहे थे या फिर उन्होंने छोड़ के वो छोड़ के चले गए वहां पे, तो पूरे जो स्टेट्स थे वो स्टेट्स इंडिया में मर्ज होते चले गए, ठीक है ना। जितने भी स्टेट्स थे जैसे महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, वेस्ट बंगाल हो, कन्याकुमारी साउथ के जो भी है, हैदराबाद हो, वो सारे स्टेट्स क्या हुए बोलो इंडिया में मर्ज होते चले गए। और वहां पे जो उस टाइम पे लीडर्स थे वो जवाहरलाल नेहरू हो, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, या फिर जो भी लीडर्स थे, उन लीडर्स ने इंडिया को एक इंटीग्रल इंडिया बनाने की कोशिश की। अंत में बचा था अपना द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो वहां पे एक राजा थे, राजा हरि सिंह, हनी सिंह नहीं, राजा हरि सिंह, ठीक है। तो वो थोड़ा सा असमंजस में थे कि हम लोग इंडिया में जाए या पाकिस्तान में जाए। वाई? बिकॉज वहां पे जब इंडिया छोड़ के अपने ब्रिटिशर्स जा रहे थे तो उन्होंने ये ऑप्शन दिया था कि आप पाकिस्तान में मर्ज हो सकते हो या फिर इंडिया में मर्ज हो सकते हो, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट था वो हमारे इंडिया में भी, इंडिया को भी अटैच था और पाकिस्तान को भी अटैच था। तो उस टाइम पे वो स्टेट जो था थोड़ा सा कंफ्यूजन में था कि क्या इंडिया में मर्ज हो जाए फिर पाकिस्तान में मर्ज हो जाए। और इसी दौरान क्या हुआ, पाकिस्तानी आर्मी ने जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर अटैक कर दिया और बहुत सारा जो एरिया था वो उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी ने ऑक्यूपाई कर लिया। तो राजा हरि सिंह जो है वो घबरा गए, बोले कि अब तक हम लोग इनके अंडर गए भी नहीं, पाकिस्तान में मर्ज हुए भी नहीं, और उन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार करना चालू कर दिया। तो ये अपने कैफियत जो है वो लेके पहुंचे अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास और बोले कि ऐसा ऐसा सीन हुआ है, ठीक है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बोले ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, आप हम आपको सहायता सहायता करते हैं, लेकिन हम लोग किस बेस पे आपको सहायता करें, ओके, आपको कैसे बचाए, पाकिस्तान की आर्मी से आपको कैसे बचाए। तो राजा हरि सिंह बोले कि मैं आपकी इंडिया में आने के लिए तैयार हूं, ठीक है, लेकिन 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 एक मेरी शर्त है कि जो भी कायदे कानून है अपने जम्मू एंड कश्मीर में वो हम लोग बनाएंगे, आप लोग नहीं बनाएंगे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जी कंफ्यूजन में आ गए कि भाई अभी कैसे कैसे होगा कि हम आपको सहायता करेंगे और आपने कायदे कानून खुद बनाएंगे, हम आप हमारे कायदे कानून नहीं मानेंगे, ठीक है। तो कंफ्यूजन हो गया और फिर इस कंफ्यूजन के चलते उन्होंने एक एग्रीमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो बना दिया। ओके, एग्रीमेंट ऑफ एक्सेशन बोलते हैं उसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, अब इसको नोट डाउन कर सकते हैं। एग्रीमेंट ऑफ एक्सेशन है, एग्रीमेंट टू एक्सेशन, एक्सेशन, ठीक है। या फिर इसको हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ठीक है। मतलब स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की लैंड जो है, ठीक है ना, वो इंडियन गवर्नमेंट किस प्रकार से एक्सेस करेगी, इसका एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बना, ठीक है। तो जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, पाकिस्तान के लीडर मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को नकारा। वो बोले कि हम इस इंस्ट्रूमेंट को मानते ही नहीं है। आपने क्या करके आपने अपना अपना पावर इस्तेमाल करके आपने दबाव में लेके आके राजा हरि सिंह जो है उनको दबाव में लाके ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो बनाया है और हम इनको नहीं मानते हैं। हम पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे और उसको अपने कब्जे में ले लेंगे, ठीक है। अब ये तो बात बिगड़ गई। और तो जवाहरलाल नेहरू जो है, ठीक है ना, वो घबरा गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो उस टाइम पे लीडर थे, तो उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं कि हम लोग पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान के ऊपर हल्ला बोल देते हैं। मतलब इंडियन आर्मी क्या करेगी, पाकिस्तान के ऊपर हल्ला बोल देगी और जो होगा देखा जाएगा, हम लोग उनके साथ वॉर में चले जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू बोले कि ठीक है, आपकी बात तो सही है, लेकिन ऑलरेडी जो पार्टीशन के टाइम पे वायलेंस हुआ है, खून खराबा हुआ है, उससे हमारी जनता जो है ऑलरेडी झुलस गई है और हम लोग और अत्याचार और खून खराबा और वायलेंस नहीं चाहते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो कहना था वो बाजू में रखा गया और जवाहरलाल नेहरू जो है वो चले गए यूनाइटेड नेशंस, यूएन यूएन कमेटी, आपको पता है यूनाइटेड नेशंस की कमेटी है, तो वहां पे चले गए। यूएन में वो लेटर ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन रखा उनके सामने, तो यूएन ने भी उसको ठुकरा दिया, बोले कि ये इंस्ट्रूमेंट कुछ काम का नहीं है, ठीक है ना, आप ये जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह है इसको हम लोग नहीं मानते हैं। और यूएन ने क्या किया, उल्टा पासा
फेंका और बोला कि जो भी स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है उसको हम लोग डिस्प्यूटेड एरिया डिक्लेयर करते हैं, डिस्प्यूटेड एरिया डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो आज भी ये डिस्प्यूटेड एरिया बोला जाता है, ठीक है ना। जो अपना पीओके है डिस्प्यूटेड एरिया है, जिस उस टाइम पे जो पाकिस्तानी आर्मी ने जो ऑक्यूपाई किया था एरिया, वो आज भी वो एरिया उधर का उधर ही ऑक्यूपाइड है ड्यू टू एनी पॉलिटिकल रीजंस वगैरह जो भी उस टाइम पे रहेंगे। यूनाइटेड नेशंस ने वो डिस्प्यूटेड एरिया डिक्लेयर कर दिया। अब मामला और बिगड़ गया, बोले अभी करेंगे क्या। तो यूएन ने बोला कि ठीक है, ये डिस्प्यूटेड एरिया करके हम लोग डिक्लेयर करते हैं और वहां के लोगों को ये पूछा जाएगा कि आपको कहाँ पे जाना है। तो वहां पे एक वोटिंग लिया जाएगा उस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लोगों का कि उनको कौन से स्टेट में शामिल होना है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं प्लेबिस स्टाइल, ओके, प्लेबिस स्टाइल ऐसा कुछ बोलते हैं उसको, यस, इसको बोलते हैं प्लेबिसाइट। ओके, अब ये प्लेबिसाइट क्या होता है? ये प्लेबिसाइट होता है दैट इज इट इज अ पावर टू वोट, power to vote to the people of Jammu and Kashmir, to the people of Jammu and Kashmir to decide that where they want to go, where they want to merge। तो ये जो है वो अपने पॉलिटिकल लोग नहीं डिसाइड करेंगे, वहां के जो लोग हैं वो डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए कंडीशन डाली गई प्लेबिसाइड के लिए कि पाकिस्तान के लोग जो है वो अपनी आर्मी की जो क्वांटिटी थी जो वहां पे उन्होंने लगाई थी वो उस आर्मी को कम करेंगे, बिकॉज हो सकता है कि लोगों के ऊपर आर्मी का प्रभाव हो और इंडियन गवर्नमेंट भी अपनी आर्मी जो है उसका क्वांटिटी कम करेंगे। पाकिस्तानी लोगों को बोला कि आप हटाओ पूरा का पूरा, और इंडियन गवर्नमेंट को बोला गया कि आप अपनी आर्मी की जो तादाद है वहां से कम कर दो। लेकिन दोनों भी गवर्नमेंट नहीं मानी, दोनों गवर्नमेंट भी अपने आर्मी को वहां से हटाने के लिए तैयार है थी नहीं। तो आज के दिन तक ये प्लेबिसाइट कभी हुआ ही नहीं, मतलब वहां के लोगों को कभी मौका ही नहीं दिया कि वोट करें कि कहाँ पे वो जाना। अगर वो वोट करते तो हो सकता था नतीजा कुछ और हुआ करता था, लेकिन होता था। लेकिन आर्मी को हटाना बहुत ही रिस्की मामला था, तो इसलिए दोनों ने आर्मी हटाई नहीं और आज भी ये डिस्प्यूटेड एरिया करके है। लेकिन हाँ, आर्टिकल नंबर 370 जाने तक ये डिस्प्यूटेड एरिया है, लेकिन अभी के जमाने में थोड़ा सा माहौल अलग है। तो ये थी कहानी प्लेबिसाइड तक की कि प्लेबिसाइड अब तक हुआ ही नहीं है। तो अभी मामला और गर्मा गया, प्लेबिसाइड तो हुआ नहीं और डिस्प्यूटेड एरिया तो है। अब जम्मू एंड कश्मीर किसका हिस्सा है? पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि हमारा हक है। इंडियन गवर्नमेंट बोल रहा है कि हमने लेटर ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है वो बनाया है राजा हरि सिंह जी के साथ, और वो जो है वो हमारा हिस्सा है, ठीक है। तो अगेन ये चलेगी बात राजा हरि सिंह जी के साथ कि अभी करेंगे क्या। तो राजा हरि सिंह जो है उनको बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक ट्रिक लगाई और उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, आपको स्पेशल स्टेटस दे देते हैं, स्पेशल स्टेटस दे देते हैं कि आप हमारे कंट्री में आ जाओ, इंडिया में मर्ज हो जाओ, हम आपको स्पेशल स्टेटस दे देते हैं। और उसके लिए हम लोग आर्टिकल नंबर 370 बनाते हैं, आर्टिकल नंबर 370 बनाते हैं। और इस आर्टिकल नंबर 370 में ऐसी बातें हैं कि जो भी कायदे कानून है जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाएगी, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बनाएगी, वो सारे पार्लियामेंट्री लॉज एंड रेगुलेशन जो है वो उस जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर लागू करने से पहले वो वहां के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पूछा जाएगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब कि जेएनके का पार्लियामेंट जो है उनको पूछा जाएगा, और जब तक वो अप्रूव नहीं करेंगे तब तक वो लॉज एंड रेगुलेशंस लागू नहीं होंगे। हाँ, आर्टिकल नंबर 370 में ऐसा भी लिखा हुआ है कि कुछ जो बेसिक बातें हैं जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन या फिर डिफेंस हो या फिर फाइनेंस हो, इस बारे में जो कायदे कानून है वो सारे के सारे जम्मू एंड कश्मीर को लागू हो जाएंगे। मतलब इंडियन आर्मी जाके उनको प्रोटेक्ट करेगी, इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी कि इंडियन इनकम टैक्स में से जो भी बातें होगी उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो भी बातें, जो भी पैसा प्रोवाइड किया जाएगा वो इंडियन गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करेगी। टेलीकम्युनिकेशन जैसे कि दूर संचार वगैरह जो है वो सारी बातें, इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू एंड कश्मीर को हम ही देंगे। इसको छोड़ के इंडियन गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर में किसी भी प्रकार के लॉज एंड रेगुलेशन जो है वो नहीं बना सकती। ये जो प्रिविलेज है, ये जो स्पेशल स्टेटस है वो आर्टिकल नंबर 370 में दिया गया, ठीक है। अब आर्टिकल नंबर 370 जब बनाया गया था वो तो बहुत ही टेम्पररी नेचर का हुआ करता था, टेम्पररी नेचर का हुआ करता था, ठीक है ना। उसका नाम ही था टेम्पररी पीरियड के लिए ये लागू किया जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन आर्टिकल नंबर 370 में ही उसको रिमूवल के भी कुछ पॉइंट
लिखे गए थे, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 370 में ये ऐसा लिखा हुआ था कि आर्टिकल नंबर 370 को अगर आपको रिमूव करना है, बिकॉज ये टेम्परेरी पर्पज के लिए बनाया है, और उसको अगर रिमूव करना है, उसको अगर रिमूव करना है तो वहां के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अप्रूवल लेना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब लेजिस्लेटिव असेंबली और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दोनों अलग अलग बात है। लेजिस्लेटिव असेंबली जैसे कि पार्लियामेंट, ओके, पार्लियामेंट अलग होती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलग होती है। तो उनका अप्रूवल लेना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन 1957 में ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही अबॉलिश्ड हो गई, एंड विदाउट बीइंग एनी वर्ड ऑन द आर्टिकल नंबर 370। तो आर्टिकल नंबर 370 के ऊपर एक वर्ड भी ना बोलते हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो एबॉलिश हो गई, वो वहां से निकल गई, मतलब उसको खारिज किया गया, मतलब स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने ही उसको खारिज कर दिया। अब जो अथॉरिटी एक आर्टिकल को हटाने की पावर रखती है वही अथॉरिटी नहीं रही, तो उस आर्टिकल को निकालेंगे कैसे? और एक प्रॉब्लम, तो इसीलिए 2019 तक आर्टिकल नंबर 370 को रिमूव नहीं किया गया। आपके दिमाग में सवाल तो जरूर आया रहेगा कि सर अगर ये टेम्पररी नेचर का है तो उसको अब तक हटाया क्यों नहीं? बच्चों, हटाने के लिए हमको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की परमिशन लेनी पड़ती थी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन 1957 में ही वो असेंबली निकल गई थी। और जिसका अप्रूवल है ना, मतलब जिसके पास जाके बोलना है कि प्लीज इसको निकालो, अगर वही नहीं रहेगा तो निकालेंगे कैसे? इसलिए ये परमानेंट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। आर्टिकल नंबर 370 परमानेंट पार्ट बन गया अप टू 2019, और आज तक उस चीज को निकालने का जो वे था वो नहीं निकला था, मतलब 2019 तक नहीं निकला था। इन बिटवीन आर्टिकल नंबर 370 के बाद लगेज आर्टिकल नंबर 35 ए भी इंक्लूड किया गया। अब आर्टिकल नंबर 35 ए किस बारे में बात करता है? ये बात करता है परमानेंट रेसिडेंसी ऑफ पीपल ऑफ जे एंड के। 370 बात करता है स्पेशल स्टेटस की, किसको? टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और 35 ए डील करता है विथ रिस्पेक्ट टू द रेसिडेंशियलशिप ऑफ द पीपल ऑफ जे एंड के। तो जे एंड के में जो लोग रहते हैं, मतलब जे में जो लोग रहते हैं उनमें भी उन्होंने डिवाइडेशन कर दिया कि कौन से लोग हैं जिनको जम्मू एंड कश्मीर जी के परमानेंट रेसिडेंस माने जाएंगे और किन लोगों को परमानेंट रेसिडेंस नहीं माना जाएगा। मतलब इंडिया के जो बाकी के लोग हैं एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उनको हम लोग जे का रेसिडेंशियल स्टेट नहीं देंगे। साथ ही साथ उनकी बात छोड़ो, लेकिन जे में जो लोग ऑलरेडी रहते हैं उनको भी हम लोग परमानेंट रेसिडेंट नहीं मानेंगे, कुछ चुनिंदा लोगों को ही हम लोग परमानेंट रेसिडेंट मानेंगे। उनमें ये बात लिखी गई कि 1954 के पहले जो जम्मू एंड कश्मीर में लोग रहते थे, मतलब ये 35 ए आने से पहले, मतलब ये आया था इन द ईयर 1954, जो 35 ए है वो 1954 में आया था। तो 1954 के पहले जो लोग वहां पे रहते थे उन्हीं लोगों को हम लोग परमानेंट रेसिडेंट मानेंगे। उसके बाद जो लोग उस जम्मू एंड कश्मीर में रहते थे जिन्होंने इमोल प्रॉपर्टी को एक्वायर करके रखा है, मतलब जिनके नाम पे इमोल प्रॉपर्टी थी वहां पे 1954 के पहले, उन्हीं को हम लोग परमानेंट रेसिडेंट मानेंगे। उसके बाद जो लोग आएंगे उनको हम लोग परमानेंट रेसिडेंट नहीं मानेंगे। कुछ ऐसे प्रावधान आर्टिकल नंबर 35 ए में था। और अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखोगे तो जो भी 477 आर्टिकल है, 478 जो भी है, उन आर्टिकल्स को अगर आप ढूंढोगे तो आर्टिकल नंबर 35 ए आपको किधर नहीं मिलेगा। लेकिन इवन इफ इट इज अ पार्ट ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। इसको उस टाइम के जो प्रेसिडेंट है राजेंद्र प्रसाद जी, ओके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इंडिया के प्रेसिडेंट है उस टाइम पे, इन्होंने एक ऑर्डिनेंस पास करके इसको बनाया गया था अलग से, ठीक है। मतलब इस आर्टिकल को पार्लियामेंट में कभी प्रेजेंट ही नहीं किया। उसको जो नॉर्मल वे होता है एक कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने का, उस वे से उसको कॉन्स्टिट्यूशन में डाला नहीं गया है। इसको जो प्रोसीजर है उसको बाईपास करके अलग तरीके से, मतलब डायरेक्ट एंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में लाएगी, और प्रेसिडेंशियल पावर इस्तेमाल करके इन्होंने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस पास किया।
और इस 35A में क्या लिखा हुआ है कि हम लोग इन लोगों को रेसिडेंट मानेंगे, उन लोगों को रेसिडेंट नहीं मानेंगे। इन लोगों मतलब JNK के लोगों को ड्यूअल सिटीजनशिप रहेगा, मतलब उनको इंडियन सिटीजनशिप भी रहेगा, जम्मू एंड कश्मीर का भी सिटीजनशिप रहेगा। जम्मू एंड कश्मीर में कोई बाहर का आदमी, देखो हमको बाहर का बोला गया है, भले हम लोग इंडिया में रहते लेकिन हमको बाहर का आदमी बोला है कि जो इंडियन लोग हैं उनको जम्मू एंड कश्मीर में इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर करने से रिस्ट्रिक्ट किया गया था। हम लोगों को JNK के जो लोग हैं उनके साथ शादी हम लोग नहीं कर सकते, मतलब अगर आप में से कोई बंदा अगर JNK की बंदी के साथ शादी बनाना चाहता था तो वो नहीं बना सकता था। आप में से कोई बंदी अगर JNK के बंदे के साथ शादी करना चाहती थी तो वो नहीं कर सकती थी। JNK के किसी बंदे ने या बंदी ने आउटसाइडर के साथ मतलब इंडियन लोगों के साथ शादी बनाई तो उसका JNK का सिटीजनशिप निकल जाता था। अगर उसने बाहर के लोगों के साथ शादी की तो उसका जो वहां पे लैंड के ऊपर जो उसका एक्विजिशन था या फिर उसका जो राइट था वो निकल जाता था, ठीक है ना। कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शन डाले थे। मोटा मोटी बात कर ले कि JNK के स्टेट में कोई बाहरी आदमी ना आए और उनका जो सॉवरेनिटी, उनका जो इंटेग्रिटी था, उनका जो एक अलग स्टेटस था उसको बरकरार रखने के लिए उन्होंने आर्टिकल नंबर 35A को लिखवाया अलग से और उसको डाला गया। तो आर्टिकल नंबर 35A और आर्टिकल नंबर 370 इन दोनों की वजह से JNK को एक अलग अस्तित्व प्राप्त हुआ था। इवन इफ वी कॉल इट एज अ इनडायरेक्ट पार्ट ऑफ द इंडिया, लेकिन डायरेक्टली हम उसको इन पार्ट ऑफ द इंडिया नहीं मानते थे। और ऊपर से POK और वहां से वो चाइना, अक्साई चाइना जो है, चीन जो है, अक्साई चीन जो है वो वहां का पार्ट, ये इस वजह से बहुत ही डिस्प्यूटेड एरिया आज भी है। POK का एरिया जो है वो आज भी है और जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट है उसके ऊपर हम लोग बहुत सारे कायदे कानून लागू नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। लेकिन आर्टिकल नंबर 35A, ओके, इसको जो ऐड किया था बाय द ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस, ठीक है ना, प्रेसिडेंट जी का एक ऑर्डिनेंस था इन ईयर 1954, ओके। अगर इस ऑर्डिनेंस को निकालना है, ठीक है ना, या फिर 35A को निकालने के लिए इस ऑर्डिनेंस को नलीफाई करना बहुत जरूरी था, तो इसलिए 35A को पहले निकाला और वो निकाला बाय द अगेन प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस, मतलब प्रेसिडेंट जी ने ऑर्डिनेंस पास किया इन द ईयर 2019 और इसमें यह बताया गया कि ये जो ऑर्डिनेंस है वो नलीफाई, और जैसे कि ये ऑर्डिनेंस नलीफाई हो गया 35A भी निकल गया, ठीक है। मतलब ये जो सेपरेट सिटीजनशिप या फिर रेसिडेंशियल डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द जम्मू एंड कश्मीर था वो भी निकल गया। मतलब आज आप उन लोगों के साथ शादी बना सकते हो, कांग्रेचुलेशंस, आप वहां पे जाके लैंड खरीदी कर सकते हैं वगैरह वगैरह सारी बातें। मतलब अभी जम्मू एंड कश्मीर के लोग और इंडियन लोग अलग अलग नहीं है, वो एक ही है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 370 को निकालने की बात आई। अभी आर्टिकल नंबर 370 को कैसे निकाले, ठीक है। अब आर्टिकल नंबर 370 को निकालने के लिए मैंने आपको बोला था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उनका अप्रूवल लगता था। अभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो है नहीं, तो क्या किया, आर्टिकल नंबर 367 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 को इंसर्ट किया गया। अब ये क्यों इंसर्ट किया, ये इंसर्ट किया फॉर द पर्पज ऑफ इंटरप्रिटेशन, फॉर द पर्पज ऑफ इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मतलब कि लॉ को कैसे पढ़ना है, उसके कायदे कानून बनाए, हाउ टू इंटरप्रिट द लॉ। और इसमें ये लिखा गया आर्टिकल नंबर 364 के क्लॉज 4 में ये लिखा गया कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको आप रीड करो एज अ लेजिस्लेटिव असेंबली। कुछ समझेगा क्या हो रहा है। मतलब आर्टिकल नंबर 370 में रिमूवल के पार्ट में जो लिखा हुआ है कि यू हैव टू गेट अप्रूवल फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ स्टेट ऑफ JNK, वहां पे आप रीड करो, इंस्टेड ऑफ दैट हम लोग वर्ड क्या पुट कर रहे हैं, दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली। अब आर्टिकल नंबर 370 जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट का अप्रूवल लिए बिना तो अमेंड नहीं हो सकता, लेकिन इसको छोड़ के जो आर्टिकल है उसको तो हम लोग बदल सकते हैं जो कि इंडियन गवर्नमेंट के पावर में है। तो आर्टिकल नंबर 367 पावर इंडिया का है बदलना, और उसमें ही लिखा गया कि आर्टिकल नंबर 370 में जो लिखा हुआ है दैट इज द
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसको आप लेजिस्लेटिव असेंबली बोलो, और लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब कौन है? अपना इंडियन पार्लियामेंट। सो इसके जरिए इंडियन पार्लियामेंट को ये पावर मिल गया दैट टू रिमूव द आर्टिकल नंबर 370। और फिर उन्होंने, हमारे अमित शाह जो है, जो होम मिनिस्टर है, उन्होंने पार्लियामेंट में, जो राज्यसभा है, दैट इज अपर हाउस ऑफ आवर पार्लियामेंट, वहां पे ये प्रस्ताव रखा कि हम लोग आर्टिकल नंबर 370 को रिमूव करना चाहते हैं। आज के जमाने में आर्टिकल नंबर 370 पूरा का पूरा रिमूव नहीं हुआ है। उसके जो सबसे क्लॉज 1 2 वगैरह कुछ बातें हैं वो निकल गई हैं, ठीक है ना। उसको छोड़ के आर्टिकल नंबर 370 अभी भी है, लेकिन कुछ बातें हैं जो इंपॉर्टेंट थी, वो बातें अभी यहाँ से निकल गई है। और उन्होंने और एक ऑर्डिनेंस सामने रखा, दैट टू मेक the state of Ladakh as a union territory and again the state of Jammu and Kashmir as a union territory। जो पहले स्टेट था, मतलब यूनियन टेरिटरी मतलब अब ये जो पूरा का पूरा इलाका है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आएगा। मतलब जो स्टेट का पावर हुआ करता है, जैसे महाराष्ट्र स्टेट है, उसका एक अपना अलग से असेंबली है, उसका अलग से शासन है, सरकार है, महाराष्ट्र सरकार, गुजरात सरकार। वैसे अभी जम्मू एंड कश्मीर का जो पहले सरकार हुआ करता था वो अभी सरकार नहीं है, वो डायरेक्टली कंट्रोल में रहेगा किसके? सेंटर के, जैसे कि केंद्र शासित प्रदेश, जैसे दिल्ली, दीव दमन, ये जो जैसे यूनियन टेरिटरीज है, वैसे और 2 यूनियन टेरिटरीज बनाए, लद्दाख जो अपने चाइना के साथ जो अभी चल रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए लद्दाख में यूनियन टेरिटरी, मतलब लद्दाख में अभी स्टेट वाले लोग काम नहीं करेंगे, सेंट्रल जो बोलेगा वही वहां पे काम होगा। और जे में भी स्टेट का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है आज के जमाने में, डायरेक्टली हम लोग किसके साथ बात करेंगे? सेंट्रल के साथ बात करेंगे, और सेंट्रल के कंट्रोल में रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो बोलेगा वही वहां पे होगा। तो ये बहुत ही 2 अच्छी बातें हुई हैं, ठीक है ना। और ये जो 2 बातें हुई ना, वो बहुत ही अच्छे दिन पे हुई थी। 5th ऑफ अगस्त 2019 में ये प्रस्तुत हुआ था। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगस्त महीने में बहुत से बड़ी-बड़ी बातें होती हैं। कंपनीज एक्ट भी अगस्त में आया था। ये रिमूवल ऑफ जो ये है 370 सबसे बड़ा 35A रिमूवल हुआ। ये भी बहुत बड़ी बातें अगस्त महीने में हुई। और जबरदस्त बात 5th ऑफ अगस्त को ही हुई। मेरा जन्म हुआ था 5th ऑफ अगस्त को तो माय बर्थ डेट इज 5th ऑफ अगस्त। अगस्त महीने में बहुत बड़ी-बड़ी बातें होती है और बहुत बड़े-बड़े घटनाएँ जो है वो इस दुनिया में होती है। तो इसके कंटिन्यूएशन में 5th अगस्त का ये अहमियत है, अगस्त महीने की ये अहमियत है। तो ये था आर्टिकल नंबर 335 और 370 का पूरा हिस्ट्री। और ये सब निकल जाने की वजह से बस थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, एक मामूली सा चेंज हुआ, दैट इज़ ये अब हम लोग नहीं पढ़ेंगे। बस यही लाइन निकालने के लिए इतनी सारी बातें इंडियन गवर्नमेंट ने की है। तो आज के ज़माने में हम लोग बोलेंगे दैट द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, एक्सेप्ट वगैरह बातें हम लोग नहीं बोलेंगे। ठीक है? ओके। तो इतने से बात के लिए ये निकाला है, इसमें ये बोलने के लिए मैंने इतना बड़ा आपको हिस्ट्री जो है वो बताया। आई होप आपके दिमाग में थोड़ा बहुत हिस्ट्री जो है वो दिमाग में बैठ गया है, ठीक है ना। बच्चों देखो, पढ़ते तो सब लोग हैं, लेकिन ये इस तरीके से पढ़ना बहुत ज़रूरी है ताकि हम लोग का इंटरेस्ट बना रहे उस सब्जेक्ट में, हम लोग का इंटरेस्ट बना रहे कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, कैसे आया, क्या हुआ, वगैरह वगैरह। टेक्स्ट को तो कोई भी पढ़ सकता है कि ये ऐसा होता है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में ये होता है, सेलिंग ये होता है, गुड्स ये होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये तो कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हैं एंड यू वी शुड नो दैट ऑल द इनसाइड एंड आउट, जो भी बातें, अंदरूनी बातें, बाहर की बातें, उसके पीछे की बातें वगैरह, सारी बातें हमको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने आपको बताया। आई होप आपके नॉलेज में मैंने थोड़ा-सा एडिशन कर दिया है। अभी भी अगर किसी बच्चे को ये ऊपर से गया है, तो वो वीडियो को रिवाइंड करके सारी बातों को देख सकता है। अगर आप खुद से इन बातों को रिसर्च करना चाहोगे तो बहुत समय लग सकता है। लेकिन एज़ आई एम योर टीचर, आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर guide, so I told you, I researched it for you and I delivered to you. Always you should be having a knowledge seeking attitude। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था ना कि नॉलेज क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, सीए तो हर कोई बनता है, लेकिन नॉलेजेबल सीए बनना बहुत जरूरी है। और आप जब इंटरव्यू के लिए वगैरह जाओगे या फिर आप अपने सीए की कुर्सी पे बैठोगे, चेयर पे बैठोगे, तो यू शुड बी फीलिंग सेटिस्फाइड दैट यस आई एम अ नॉलेजेबल चार्टर्ड अकाउंटेंट। और आप किसी भी काम को उसी कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हो अगर आपके पास पूरा का पूरा नॉलेज है। हाँ, नॉलेज इज अनलिमिटेड, लेकिन अपने दायरे में जितना भी नॉलेज की जरूरत है, जितने भी नॉलेज
की जरूरत हम लोगों को है उतना नॉलेज लेना तो लाजमी है, उतना तो नॉलेज हमको लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना। जितना नॉलेज हो सके, जहां से भी मिल सके ले लो बच्चों, बिकॉज नॉलेज इज वेल्थ। ओके, हेल्थ इज वेल्थ तो बोलते ही है, लेकिन नॉलेज भी वेल्थ है, वही आपको पैसा कमा के देगा। जब तक नॉलेज नहीं होगा तब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा। देखो ना, आपके आजू बाजू में भी डॉक्टर रहेंगे, वो 20 रुपए 30 रुपए 40 रुपए 50 रुपए लेते रहेंगे इंजेक्शन देने के लिए, गोलियां देने के लिए। लेकिन ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जिनको मिलने के लिए केस पेपर फीस ही होती है 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए। तो भाई डिफरेंस होता है नॉलेज में। तो उन डॉक्टर के पास जाओगे, आप उनको 1000 रुपए दिए, उन्होंने आपको एक बार गोलियां दे दी तो आप जो हो आप ठीक हो जाते हो। लेकिन आपके आजू बाजू वाले डॉक्टर के पास जाओगे, 4-5 बार जाओगे 50-50 रुपए देके, तभी भी आपको इतना खुशनुमा महसूस नहीं होगा जितना आपको महसूस अच्छा होगा आपने जो 1000 रुपए दे के आप डॉक्टर के पास गए उसके पास, ठीक है। तो उसके पास वो नॉलेज है, ये भी डॉक्टर है वो भी डॉक्टर है, लेकिन नॉलेज में डिफरेंस है। वैसे वो भी सीए है, आप भी सीए हो, लेकिन आप में और उसमें डिफरेंस होना चाहिए। यू शुड बी अ नॉलेजेबल चार्टर्ड अकाउंटेंट, और ऐसे ही नॉलेज गेन किया जाता है, ठीक है ना। तो यू शुड बी ऑलवेज अ थर्स्टी, यू शुड बी ऑलवेज हंग्री फॉर द नॉलेज। बस परीक्षार्थी नहीं बनना है, हमने विद्यार्थी बनना है। परीक्षार्थी तो कोई भी होता है, मतलब जिसके पास नॉलेज होता है वो तो हमेशा एग्जाम क्रैक कर ही लेगा। लेकिन जो विद्यार्थी होता है, ठीक है ना, वो ऑलवेज एंड ऑलवेज नॉलेज के लिए भूखा होता है। सीए बन जाओ, उसके बाद भी, सीए बनने के पहले भी, लाइफ के एंड मोमेंट तक आपने जो है वो विद्यार्थी करके रहना है, परीक्षार्थी नहीं बनना है। ऑलवेज बी अ नॉलेज सीकर, जहां से भी मिले नॉलेज गेन कर लो, भाई अच्छा लगता है। हाँ, और एक बात, जिन बच्चों का भी 12th का रिजल्ट आया है, ठीक है ना, उन लोगों को वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप, आई होप आपके मार्क्स अच्छे आए हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझको भेजा भी है। आई थिंक मुझको सुमित ने भेजा है, उसको भी अच्छे मार्क्स आए हैं। सुमित, वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड टू योर फैमिली। मुझको विद्युला ने भेजा है, उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छे मार्क्स आए हैं उसके भी। तो विद्युला, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल्सो। और भी बच्चे जिनके रिजल्ट आए हैं, ठीक है ना, उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप ऐसे ही सीए फाउंडेशन में भी पहले ही अटेम्प्ट में, पहले ही इसमें आप पास हो जाओ, ठीक है ना। और आई होप, आशा करता हूँ कि भगवान आपके ऊपर ऐसे ही प्रसन्न रहे, माँ सरस्वती आपको ऐसे ही नॉलेज देती रहे, और आप फ्लाइंग कलर्स के साथ अपने लाइफ में कुछ अच्छा जरूर करना। लेकिन याद जरूर रखना कि सीए बनो या ना बनो, एक अच्छा इंसान जरूर बनना, ठीक है। सो यू शुड बी वेरी गुड पर्सन। अच्छे इंसान हो तो आपके साथ अच्छा ही होगा, और आप अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे। सो बी अ गुड पर्सन एंड बी अ नॉलेजेबल चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। चलो, बात करते हैं अपने अगेन सेल ऑफ गुड्स एक्ट की। तो इस पहले यूनिट में, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम लोग बात करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कैसे बनाते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब उसके लिए हमको कुछ बेसिक टर्म्स का नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, बेसिक टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। तो उसमें हमको डेफिनेशंस बताए हैं कुछ टर्म्स के, ठीक है ना। देखो यहाँ पे बहुत सारे डेफिनेशन हमको बताए हैं, पहले 3-4 पन्ने जो है वो हमारे डेफिनेशन में ही चले जाएंगे। देखो यहाँ पे, देखो कितने डेफिनेशन। तो यहाँ तक जो है वो सारे अपने डेफिनेशन ही है, ठीक है ना। तो इन डेफिनेशन को पहले खत्म करते हैं और फिर हम लोग बढ़ेंगे अपने रेगुलर प्रोविजंस के साथ। देखो, पहला डेफिनेशन जो है वो बताया है बायर एंड सेलर। नाउ हु इज बायर, हु इज सेलर? नाउ, बायर इज द पर्सन हु बाइज और एग्रीज टू बाय द गुड्स। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है हु बाइज और एग्रीज टू बाय द सेल, एग्रीज टू बाय। नाउ पे अटेंशन ओवर हियर, सेल और एग्रीमेंट टू सेल, सेल और एग्रीमेंट टू सेल, इन दोनों टर्म्स में क्या फर्क है, ठीक है ना। क्या फर्क है इन दोनों में? देखो, जब मैं सेल की बात करता हूं, इफ आई टॉक अबाउट दिस सेल, तो वहां पे मैं उधर के उधर लगेज, गुड्स की ओनरशिप को ट्रांसफर करके ले लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल, इफ मान लो एक्स परचेस द मोबाइल फोन फ्रॉम शॉप फॉर ₹10,000। ओके, तो एक मोबाइल था वो उसने खरीदी कर दिया, वो दुकान में चला गया, उसने 10,000 रुपए रख दिए दुकानदार के सामने और उसने वो मोबाइल फोन खरीदी कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ सेल, यहाँ पे क्या हुआ,
सेल, ठीक है ना। मतलब 10,000 दे दिए, मोबाइल ले लिया। अब ये जो मोबाइल फोन है उसका जो ओनरशिप है, उसका जो ओनरशिप है, ठीक है ना, वो लगेज उस समय पे ट्रांसफर हो गया किससे? पहले वो मोबाइल था शॉपकीपर का ओनरशिप में, बिकॉज वो शॉपकीपर का था। उसने उसको ट्रांसफर किया किसके नाम पे? एक्स के नाम पे। अभी एक्स उसका ओनर है। मतलब सेल में क्या होता है, लगेज उसी समय पे शॉपकीपर से जो भी बंदा खरीदी करना चाहता है, दैट इज सेलर टू बायर, ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? सेल। लेकिन जैसे ही मैं बात करता हूं एग्रीमेंट टू सेल, किसकी बात करता हूं मैं? एग्रीमेंट टू सेल। तो यहां पे सेलर बायर को प्रॉपर्टी, या फिर मैं दूसरा उसको वर्ड बोलूंगा ओनरशिप, ट्रांसफर करेगा, एट सम फ्यूचर डेट, ओके, बाय एन एग्रीमेंट, नाउ व्हाट डू मीन बाय दिस बाय एन एग्रीमेंट? का मतलब क्या है, ठीक है ना। अब यहां पे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, ये मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में एग्जांपल है। आपने अगर मान लेते हैं कोई फ्लैट वगैरह खरीदी करने का कॉन्ट्रैक्ट अगर देखा है, फ्लैट समझते हो ना कि अपार्टमेंट में हमने एक फ्लैट बुक किया है, तो एग्रीमेंट होता है फ्रॉम द बायर विद द बिल्डर। तो जो भी बिल्डर है उस अपार्टमेंट का, उसके साथ एग्रीमेंट होता है, ठीक है ना। मान लेते हैं अब तक बिल्डिंग बनी नहीं है, अब तक बिल्डिंग बन रही है, ठीक है ना। अब उसमें एक फ्लैट है जो हमको बहुत पसंद आया है। मान लेते हैं फ्लैट नंबर है 103। तो 103 मुझको बहुत पसंद आया है, तो मैंने बिल्डर को बोला कि मुझको है ना ये फ्लैट नंबर 103 चाहिए। अब तक बना नहीं है, मैंने कागज पे देखा उसको, और उसका कंसिडरेशन कुछ मैंने डिटरमाइन कर दिया 2 करोड़ रुपए। सो 2 करोड़ में मैंने इसको खरीदी करने का कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अब तक फ्लैट बना किधर है? फ्लैट बना नहीं। मैंने उसको बोला जब फ्लैट पूरा बनेगा तब मैं वो आपको दूंगा। तो उसके लिए मैंने आपको कुछ एडवांस मनी दे दिया था। मान लो मैंने कुछ एडवांस मनी, एक 10 लाख रुपए का एडवांस मनी उसको दे दिया कि ये फ्लैट मेरे नाम पे बुक कर दो, ठीक है ना। लेकिन अब तक फ्लैट बना नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, उसके साथ एक एग्रीमेंट टू सेल बनाना है। एग्रीमेंट टू सेल बनाना है। व्हाट इज एग्रीमेंट टू सेल? सेल करने का एग्रीमेंट, मतलब एट फ्यूचर डेट बिल्डर क्या करेगा, मुझको वो फ्लैट बेचेगा। इसका एग्रीमेंट टू सेल हुआ है, अब तक सेल नहीं हुआ। एग्रीमेंट टू सेल और सेल दोनों में फर्क होता है। तो जो भी प्रॉपर्टी में डील करते हैं ना, उन लोगों को ये बात पता है, या फिर आपको भी पता करना जरूरी है कि व्हाट इज दिस एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल क्यों बनाते हैं? एग्रीमेंट टू सेल इसीलिए बनाते हैं ताकि फ्यूचर में उस गुड्स का ओनरशिप उस बंदे ने मुझको ट्रांसफर करना है, ठीक है ना। हाँ, एग्रीमेंट टू सेल कैंसिल भी हो सकता है, और वो कैंसिल कैसे करते हैं वो हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कैंसिलेशन में हमने पढ़ा था, ठीक है ना। तो म्यूचुअल एग्रीमेंट से होता है, कोई एक बंदा अगर नहीं बोलता है तो उस टाइम पे कैंसिल भी हो सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो एग्रीमेंट टू सेल बनाते हैं जरूर, ठीक है, ओके, पक्का। तो ये डिफरेंस होता है एग्रीमेंट टू सेल और सेल में। तो एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है कि जो भी प्रॉपर्टी है वो फ्यूचर डेट में ट्रांसफर होती है, और सेल में कैसे ट्रांसफर होती है? लगेज, ओके, एट द टाइम ऑफ सेल, एट द टाइम ऑफ सेल ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। तो बायर का डेफिनेशन कैसे बोला उन्होंने? बायर मतलब द पर्सन हु बाइज, कब बाइज? एट द टाइम ऑफ सेल, सेल के टाइम पे जो खरीदी कर रहा है, और हु एग्रीज टू बाय अंडर एन एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। अगर मान लेते हैं फ्लैट ऑलरेडी रेडी है, मैंने उसी समय पे उसको 2 करोड़ का चेक दिया और उससे वो फ्लैट खरीदी कर लिया, उससे वो मोबाइल खरीदी कर लिया, तो मैं बायर बन गया, यस और बिकॉज मैंने बाय किया। या फिर अगर मान लो मैंने फ्लैट को खरीदने का एग्रीमेंट बनाया, या फिर मोबाइल को खरीदने का एग्रीमेंट बनाया, ओके। मान लेते हैं कि कोई एक आईफोन आया है, आईफोन 12 आने वाला है, ओके, आपको पता है आईफोन 12 आने वाला है। तो अब तक मार्केट में आया है क्या? नहीं। तो मैंने जाके आईफोन एप्पल कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट बनाया, एप्पल के स्टोर में चला गया और एप्पल कंपनी में एक एग्रीमेंट बनाया कि जब भी आईफोन 12 आएगा मेरे नाम पे ये बुक कर दो। तो मैंने एडवांस करके 10,000 रुपए दे दिए, ठीक है ना। मान लो मोबाइल की कीमत है 1,50,000, ठीक है। तो 1,50,000 से मुझे 10,000 रुपए दे दिए, 1,40,000 मैं आपको मोबाइल आने के बाद दूंगा। तो मैंने अभी क्या किया? एग्रीमेंट टू सेल किया, किसके साथ? सेलर के साथ। तो सेलर ने मेरे साथ एग्रीमेंट टू सेल बनाया, जिसके तहत वो मुझको फ्यूचर डेट पे जब आईफोन 12 आएगा वो मुझको दे देगा। तो मैं बायर हुआ ना। तो बायर मीन्स एनी पर्सन हु बाइज द गुड्स और हु एग्रीज टू बाय द गुड्स। अब सेम लाइन पे अगर सेलर का डेफिनेशन में बोलता हूं, तो सेलर मतलब हु सेल्स द गुड्स और हु एग्रीज टू सेल द गुड्स।
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो बिल्डर या फिर मोबाइल फोन का जो विक्रेता है उसको मैं सेलर जरूर बोलूंगा। तो देखो यहाँ पे सेलर और एग्रीमेंट बायर का डेफिनेशन क्या है? बायर मीन्स अ पर्सन हु बाइज और एग्रीज टू बाय द गुड्स एंड द सेलर मीन्स द पर्सन हु सेल्स और एग्रीज टू सेल द गुड्स। क्लियर है? द टू टर्म्स बायर एंड सेलर्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड रिप्रेजेंट द टू पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज तो होनी चाहिए। हमने सेक्शन नंबर 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इसेंशियल्स में पढ़ा था, देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टीज। एक बंदा खुद के साथ एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। Both the terms are however used in the sense of wider than the common meaning. Not only the person who buys but also who agrees to buy, and not only the person sells but the person who agrees to sell the goods is also called as a seller। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गया आपका बायर एंड सेलर का। दूसरा टर्म है गुड्स। अब गुड्स का मतलब क्या है? देखो एक्ट का नाम क्या है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो गुड्स का मतलब क्या है? ठीक है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि यहां पे हम लोग बस मूवेबल गुड्स की बात कर रहे हैं। इमूवेबल के लिए हमारे पास दूसरा एक्ट है, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट। ओके, सो व्हाट इज दिस गुड्स? सो गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एग्जाम में आ सकता है। गुड्स मींस मूवेबल प्रॉपर्टी। तो एग्जाम में आपको ये भी सवाल आया हुआ है, मार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गुड्स और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड्स अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट? ये आपको सवाल आया है। तो देखो इसका मीनिंग आंसर क्या है? गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी हो जो इस इंडिया में है उसको हम लोग गुड्स बोलेंगे। अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। अब ये क्या होता है वो देख लेंगे। तो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है? तो ये इंक्लूडेड नहीं है। अदर देन गुड्स माने मूवेबल प्रॉपर्टी। अदर देन क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है? एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, बट 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 इंक्लूड्स। क्या इंक्लूड्स? इंक्लूड्स स्टॉक्स एंड शेयर्स, growing crops, grass and things attached to and forming part of the land which are agreed to be severed before the sale or under the contract of sale। ठीक है ना? देखो यहाँ पे नीचे उन्होंने इसका चार्ट भी दिया है, मार्क इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? तो गुड्स माने क्या? व्हाट इज गुड्स? गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, फॉर एग्जाम्पल कार हो गई, एग्जाम्पल कार, पेन, लैपटॉप, ठीक है, या फिर लाइट्स, ठीक है, टीवी, रेफ्रिजरेटर, जो भी सारे जो भी मूवेबल काइंड के गुड्स है, मशीनरीज हो, टूल्स हो, इक्विपमेंट्स हो, सारी बातें क्या आएगी बोलो? इस गुड्स में इंक्लूड हो जाएगी और उसको हम लोग इस सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर लेंगे। मतलब उनके सेल के रिलेटेड प्रोविजंस इसमें कवर हो जाएंगे। अदर देन मतलब इट डज नॉट इंक्लूड। क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है? इट डज नॉट इंक्लूड क्या? फर्स्ट एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी इन सर्कुलेशन। तो पहले बात करें मनी इन सर्कुलेशन। तो व्हाट इज मनी इन सर्कुलेशन? जो भी आपके नोट है, ठीक है ना, जो भी आपके नोट है, मतलब आपका 100 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, ठीक है ना, 500 1000 है नहीं ना, 500 1000 है तो भाई पहले जमा कर दो। 2000 का नोट हो, ठीक है, तो वो जो मनी इन सर्कुलेशन है वो गुड्स नहीं होते, भले वो मूवेबल है। नोट मूवेबल है ना, मतलब मैं आपसे खरीदी करता हूं तो मैं आपको कुछ पैसा देता हूं, तो जो भी नोट है, नोट, ओके, करेंसी नोट, करेंसी नोट, उसको हम लोग गुड्स नहीं बोलते हैं, भले ही वो क्या है, मूवेबल है। देखो हर एक चीज को डिफाइन करना जरूरी है। 100 रुपए की वर्थ नहीं होती है भाई कि 100 रुपए दे दिए और उसके बदले आपने मुझको कुछ और 100 रुपए दे दिए। भाई ये क्या बात हुई? 100 रुपए दिया, 100 रुपए दिए, चिल्लर 100 रुपए का दिया तुमने मुझको, भाई ये गुड्स का सेल नहीं होता। ये मैंने 100 रुपए सेल नहीं किए। तो पैसे कभी बेचे नहीं जाते हैं, पैसे का इस्तेमाल करके खरीदी बिक्री होती है, लेकिन पैसे की खरीदी बिक्री नहीं होती है। ठीक है, तो उसमें करेंसी नोट इंक्लूड नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है एक्शनेबल क्लेम्स। नो व्हाट इज दिस एक्शनेबल क्लेम्स? ठीक है, अब एक्शनेबल क्लेम्स को पढ़ने के लिए हमको वर्ड क्लेम को समझना बहुत जरूरी है। व्हाट इज दिस क्लेम? क्लेम यानी कि एक ऐसी पर्टिकुलर थिंग जिसके ऊपर आप अपना दावा कर सकते हो कि ये मेरा है।
क्लेम, आप क्लेम कर सकते हो ना, ये मेरा है, ये मेरा है, जिसके ऊपर आप स्यू कर सकते हो, समझे? स्यू मतलब कि आप कोर्ट में जाके स्यू कर सकते, ये मेरा है, ये मुझको चाहिए। ओके, अब फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल अगर बात करेंगे इंश्योरेंस, इंश्योरेंस की बात करूंगा, तो मान लेते हैं कि आपने एक गाड़ी का इंश्योरेंस लिया है, गाड़ी का इंश्योरेंस लिया, ठीक है। अब इंश्योरेंस पॉलिसी जो है, इंश्योरेंस पॉलिसी जो है, ये आपको एक राइट देती है टू क्या, क्लेम, राइट टू क्लेम, राइट टू क्लेम व्हाट, एक्सपेंसेस, ओके, ऑफ योर रिपेयर ऑफ द, या फिर आई कैन से ऑफ रिपेयर्स ऑफ योर कार, यस और नो? तो इंश्योरेंस पॉलिसी, दैट इज कार इंश्योरेंस पॉलिसी, विल गिव यू द राइट टू क्लेम द एक्सपेंस ऑफ द रिपेयरी ऑफ द कार, ठीक है। मान लेते हैं आपकी कार को कुछ नुकसान हुआ, आपकी कार को नुकसान हुआ, तो वो जो भी नुकसान है वो आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर सकते हो, तो ये आपका एक राइट है कि, तो क्लेम क्या होता है, एक राइट होता है दावा करने का। तो मान लेते हैं आपकी कार है, ठीक है ना, मान लो मेरी कार है, ठीक है ना, मेरी कार है, ठीक है ना, मेरी कार का मैंने एक इंश्योरेंस ले लिया, ठीक है। अब मेरी कार नंबर 1 है और कार नंबर 2 है, तो मेरे पास 2 कार है। सो क्या मैं कार नंबर 1 का इंश्योरेंस कार नंबर 2 को ट्रांसफर कर सकता हूं? कार नंबर 2 को ट्रांसफर कर सकता हूं? जी नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता हूं, ठीक है ना, ये मूवेबल नहीं है। उसके लिए मुझको कार नंबर 2 का एक सेपरेट इंश्योरेंस लेना पड़ेगा बच्चों, ये सुनो, जैसे कि पापा का इंश्योरेंस पॉलिसी मम्मी के नाम पे ट्रांसफर नहीं हो सकता, हाँ मम्मी क्लेम कर सकती है उन पैसों का, लेकिन मम्मी के नाम पे ट्रांसफर नहीं हो सकता। जैसे मेरा इंश्योरेंस पॉलिसी मेरी बीवी के नाम पे ट्रांसफर नहीं हो सकता, आपका इंश्योरेंस पॉलिसी आपके भाई बहन के नाम पे ट्रांसफर नहीं हो सकता, ये सुनो। तो जो भी क्लेम करने का जो राइट है, आपका क्लेम करने का जो राइट है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्शनेबल क्लेम्स। तो मीनिंग समझ रहे हैं ना, व्हाट इज एक्शनेबल क्लेम्स? जो भी इंस्ट्रूमेंट या फिर जो भी चीज जो आपको राइट देती है टू क्लेम समथिंग, इंश्योरेंस पॉलिसी इज जस्ट एन एग्जांपल फॉर दैट। तो जो भी ऐसी चीज जो आपको राइट देती है, आपको ये हक देती है कि किसी चीज को क्लेम कर सकते हो आप, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं एक्शनेबल क्लेम्स। अगर मैं बात करता हूं अगेन प्रॉमिसरी नोट, प्रॉमिसरी नोट आपने पढ़ा है ना इसको, प्रॉमिसरी नोट को, प्रॉमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज। तो मान लेते हैं एक्स ड्रॉज ए प्रॉमिसरी नोट इन द नेम ऑफ वाई, मतलब एक्स ने प्रॉमिसरी नोट लिखा और बोला कि आई प्रॉमिस टू पे यू अ सम ऑफ रुपीज सो एंड सो टू यू 2 months आफ्टर द डेट, 2 महीने के बाद मैं तुमको इतना पैसा दूंगा। तो वाई के पास ये राइट है टू क्या बोलो, टू क्लेम, राइट टू क्लेम, वाई के पास राइट टू क्लेम है आफ्टर 2 months, आफ्टर 2 months मनी, मतलब वाई हैज अ राइट टू क्लेम मनी आफ्टर 2 months फ्रॉम दी एक्स। तो इस चीज को बोलते हैं हम लोग एक्शनेबल क्लेम्स। दुनिया में बहुत सारे एग्जांपल्स है, उसमें से 2 एग्जांपल हमने कवर कर लिए, इंश्योरेंस पॉलिसी एंड प्रॉमिसरी नोट। क्या बच्चों आपको समझा है? पक्का? जी क्या? एनी डाउट अबाउट इट? तो एक्शनेबल क्लेम का मतलब ये होता है कोई भी ऐसा राइट, कोई भी ऐसा हक जो आपको क्लेम करने का हक देता है, क्या करने का, किसी भी चीज को क्लेम करने का, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्शनेबल क्लेम। लेकिन हमने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अब तक नहीं पढ़ा है, हम लोग सीए इंटर में पढ़ेंगे। लेकिन आपने ये जरूर पढ़ेगा कि वाई जो है वो इसको निगोशिएट कर सकता है या फिर इसको एंडोर्स कर सकता है, एंडोर्स कर सकता है इन द नेम ऑफ जेड। ओके, मान लेते हैं वाई की गर्लफ्रेंड है जेड, तो वाई ने क्या किया, अपने गर्लफ्रेंड के नाम पे ट्रांसफर कर दिया, तो अभी राइट टू क्लेम किसका आ जाएगा, जेड का आ जाएगा। तो जेड कैन क्लेम द मनी फ्रॉम एक्स, लेकिन ये मूवेबल जरूर दिखता है, लेकिन इसको हम लोग गुड्स नहीं मानेंगे, इसको हम लोग गुड्स नहीं मानेंगे, ठीक है। तो इसलिए
यहाँ पे मनी इन सर्कुलेशन और एक्शनेबल क्लेम्स को गुड्स में इंक्लूड नहीं किया है, बिकॉज ये गुड्स के डेफिनेशन में नहीं आता है, इसकी खरीदी बिक्री नहीं होती है। हाँ, वो ट्रांसफर हो सकते हैं एक बंदे से दूसरे बंदे के पास, लेकिन उसको हम लोग मूवेबल जरूर बोलते हैं, लेकिन वो मूवेबल गुड्स नहीं है, वो कुछ और ही है। ठीक है, पक्का जेपिया? यस। एंड इसमें इंक्लूड क्या क्या होता है? अब ये इंक्लूड नहीं होते, लेकिन क्या इंक्लूड हो सकता है? गुड्स में सब मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं, लेकिन क्या क्या और इंक्लूड होता है? स्टॉक एंड शेयर्स। व्हाट इज स्टॉक एंड शेयर्स? स्टॉक मतलब क्या होता है? पहले शेयर्स को समझते हैं। शेयर्स मतलब आपको पता है ना कि कंपनी के शेयर्स होते हैं, जैसे कि मेरे पास टाटा मोटर्स के शेयर्स है, मेरे पास एमआरएफ के शेयर्स है, तो क्या मैं उन शेयर्स को किसी और को ट्रांसफर कर सकता हूँ, किसी और को बेच सकता हूँ? यस। पैसे के लिए बेच सकता हूँ? जरूर बेच सकता हूँ। तो उसको क्या किया जाएगा? गुड्स माना जाएगा। तो शेयर्स के खरीदी बिक्री के ऊपर सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगता है। डेफिनेशन ऑफ गुड्स का क्या इंप्लीकेशन है, क्या कॉन्सिक्वेंस है, ये बोल रहे हैं कि शेयर्स की खरीदी बिक्री के ऊपर सेल ऑफ गुड्स एक्ट जरूर लगेगा। सेल ऑफ गुड्स एक्ट के सारे प्रावधान, सारे प्रोविजंस उन खरीदी बिक्री, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ शेयर्स, परचेस ऑफ शेयर्स के ऊपर लगेंगे। व्हाट इज स्टॉक? स्टॉक यानी कि बंडल ऑफ शेयर्स। हम लोग कंपनी एक्ट पढ़ने के टाइम में पढ़ेंगे कि जो बंडल ऑफ शेयर्स होते हैं, एक ही तरीके के, एक ही नेचर के जो शेयर्स इकट्ठा खरीदी बिक्री किए जाते हैं। मान लेते हैं एक शेयर होता है और 10 शेयर का एक स्टॉक बन जाता है, ठीक है ना? तो स्टॉक को हम लोग खरीदी बिक्री करते हैं, क्यों करते हैं वगैरह वगैरह हम लोग बाद में पढ़ते हैं। तो शेयर्स इकलौता एक यूनिट होता है और इन सब यूनिट्स को इकट्ठा हम लोग बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं स्टॉक। तो स्टॉक और शेयर, स्टॉक अलग नहीं होता है, इट इज अ बंडल ऑफ शेयर्स। तो आप देख सकते हैं बंडल ऑफ शेयर्स, बंडल ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो स्टॉक और शेयर की खरीदी बिक्री के ऊपर सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगेगा। क्यों? बिकॉज वो गुड्स के डेफिनेशन में आता है, ठीक है। उसके बाद ग्रोइंग क्रॉप्स। व्हाट इज ग्रोइंग क्रॉप्स? खेतों में वगैरह जो क्रॉप्स ग्रो होते रहते हैं, जैसे गन्ने हैं। आपने देखा रहेगा कि जिसकी भी खेती वगैरह है, तो फैक्ट्री के साथ हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कि इस एरिया में आपके खेत में जितने भी गन्ने वगैरह है वो हम लोग खरीदेंगे। अब तक गन्ने उग रहे हैं, लेकिन उसके पहले ही हम लोग फैक्ट्री के साथ एग्रीमेंट बना के रखा रहता है। हम लोग क्या करेंगे, आपको ही ये गन्ने बेचेंगे, शुगर केन बेचेंगे। तो ग्रोइंग क्रॉप्स भी क्या है, बोलो गुड्स है। तो गन्ने की खरीदी बिक्री के ऊपर भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगता है। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट जिनकी भी खेती है, जरूर इसको पढ़ेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे चीजें होती है, क्या क्या प्रोविजंस है जिसको आप देख सकते हो वाइल सेलिंग ऑफ योर शुगर केन्स टू द फैक्ट्री। आपने आम वगैरह देखे रहेंगे, ओके। जैसे कि हमारा बगीचा है रत्नागिरी में आम का। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो भी फ्रूटी वगैरह कंपनी जो है, ठीक है ना, आपको पता है फ्रूटी वगैरह माजा वगैरह है, तो वो वाले लोग आते हैं हमारे बगीचे में, और वो आम जो है वो खरीदी करने का कॉन्ट्रैक्ट हमसे बनाते हैं। तो जब आम का जो मोहर बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है, तो जो मोहर आता है फिर वो आके देखते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं कि कितना कितने आम लग सकते हैं, वो मोहर के ऊपर डिसाइड करते हैं। तो उसके ऊपर देख के वो बोलते हैं कि हाँ, ये इस इतने पेड़ के हमारे पास कुछ लगभग 110 115 पेड़ है इसके आम के। तो वो आम पे जितने भी पेड़ आम के पेड़ नहीं, पेड़ पे जितने भी आम लगते हैं, स्लिप ऑफ टंग होता है, बड़े बड़े क्लास में छोटी छोटी बातें होती रहती है। तो उस पेड़ पे जितने भी आम लगते हैं ना, वो आम वो खरीदी करते हैं पहले ही, जब तक आम आए भी नहीं है। तो उसको बोलते हैं ग्रोइंग क्रॉप्स। तो जो भी ग्रोइंग क्रॉप्स है उसको हम लोग गुड्स ही बोलेंगे, बिकॉज उनकी खरीदी बिक्री हो सकती है, ठीक है। उसके बाद ग्रास। ग्रास मतलब जो गवत बोलते हैं हम उसको, वो भी क्या है बोलो, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कवर है, अगर उसका खरीदी बिक्री होता है तो, ठीक है। एंड थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड। ऐसी कोई भी चीज जो लैंड से अटैच्ड है या फिर उसका ही पार्ट है, which agreed to be severed। तो severed का मतलब क्या है? severed मतलब which can be detached under under sale और under agreement to sale, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूंगा, स्टोन क्रशर की बात करूंगा, तो यू नो ना स्टोन क्रशर्स। तो स्टोन क्रशर क्या करते हैं, जो स्टोन होते हैं जिसको खड़ी बोलते हैं हम लोग, तो वो जो होता है वो जमीन का ही हिस्सा होता है ना, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, के हम उसको मराठी में डोंगर बोलते हैं, ये सुनो। तो जो भी पहाड़ वगैरह होता है ना, वो जमीन का ही हिस्सा होता है। इट इज थिंग अटैच टू, परमानेंटली अटैच टू लैंड, जिसको हम लोग जमीन से जुदा करते हैं, है ना। मतलब उसके ऊपर वो जेसीबी लगा के या फिर मशीनरी, क्रशिंग मशीनरी लगा के उसको क्या करते हैं हम लोग, निकालते हैं, ठीक है। तो वो जो भी चीज है जो परमानेंटली लैंड से अटैच है, उसको भी हम लोग गुड्स बोलेंगे। बट उसको गुड्स कब बोलेंगे?
हर एक पहाड़ को, हर एक डोंगर को हम लोग गुड्स नहीं बोलते हैं। ऐसे ही उस पहाड़ को जो कि लैंड से अटैच है, जो किसी एग्रीमेंट के तहत उसको सेल करने के टाइम पे उसको जमीन से अलग करने का एग्रीमेंट हुआ है। कुछ समझ रहे हो मेरी बात? पहुंच रही दिमाग में? मतलब पहाड़ है, हर एक पहाड़ को गुड्स नहीं बोलेंगे बिकॉज वो इमूवेबल है, वो मूवेबल नहीं, वो इमूवेबल है। लेकिन अगर हम एग्रीमेंट के जरिए उस पहाड़ को जमीन से जुदा कर सकते हैं या फिर जुदा करने वाले हैं, तो वो पहाड़ भले ही जमीन से अभी जुड़ा हुआ मुझको दिख रहा है, लेकिन उसको मैं गुड्स ही बोलूंगा। वाई? बिकॉज उसको बाद में सेल के अंदर उसको हम लोग जमीन से जुदा करने वाले हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास दो पहाड़ है, ठीक है ना, ये कुछ ऐसा पहाड़ है, ठीक है ना, ये पहाड़ है, ठीक है ना, ये एक पहाड़ है मेरा, ठीक है, और ये दूसरा पहाड़ है, ठीक है ना, ये ऐसा कुछ दूसरा पहाड़ है, ठीक है ना, ये पहाड़ नंबर 1, पहाड़ नंबर 2, डोंगर नंबर 1, डोंगर नंबर 2, ठीक है। अब मान लेते हैं ये जो पहाड़ है इसका मैंने सेल एग्रीमेंट बना दिया और इसको मैं क्या करना वाला, डिमोलिश करने वाला हूँ, बाद में 1 महीने के बाद डिमोलिश करने वाला हूँ। लेकिन इसका अब तक मैंने एग्रीमेंट नहीं बनाया, ये मेरा ही ओनरशिप का है। अब इसको मैं गुड्स बोलूंगा, लेकिन इसको मैं गुड्स नहीं बोल सकता, इसको मैं गुड्स नहीं बोल सकता। भाई बिकॉज ये जो पहाड़ है, ये जो भी पहाड़ है, इस पहाड़ का मैंने सेल एग्रीमेंट बना दिया है और उसको मैं आगे जाके सीवियर करने वाला हूं या फिर सिवर्ड करने वाला हूं। वाई? बिकॉज इसको मैं, सिवर्ड का मतलब क्या है, इसको मैं जमीन से जुदा कर सकता हूं या फिर जुदा करने वाला हूं। तो ऐसे ही गुड्स को, भले ही अब तक वो जमीन का हिस्सा है, लेकिन इसको मैं क्या बोलूंगा, गुड्स बोलूंगा, इवन इफ इट इज बट थिंग अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड। क्लियर है? पक्का? देखो कितना सिंपल सा डेफिनेशन है, आपको एग्जाम में आ सकता है। व्हाट इज गुड्स अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट? सो व्हाट इज सेल, व्हाट इज गुड्स? गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। अगले लेक्चर तक आपको गुड्स का डेफिनेशन पता होना जरूरी है। व्हाट इज गुड्स? गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। अगेन एक बार, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी कवर नहीं होती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल के लिए सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं लगता है। ओनली एंड ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी के खरीदी बिक्री के ऊपर सेल ऑफ गुड्स एक्ट लगता है। तो एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन actionable claims and money in circulation. Okay, so goods means every kind of movable property other than actionable claims and money in circulation, but also includes stocks and shares, growing crops, grass and things attached to and forming the land. क्लियर है? पक्का? तो उसको मैं अगर शॉर्ट में अगर डिवाइड करता हूं तो गुड्स माने क्या? गुड्स माने एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ओके, other than AM, other than AM, other than AM, but also includes SGT, also include SGT, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे कैसे बनेगा, गुड्स मीन्स व्हाट? गुड्स मीन्स मूवेबल, ओके, मूवेबल प्रॉपर्टी विच डज नॉट इंक्लूड, मतलब माइनस, इसमें क्या क्या जाएगा, AM जाएगा, क्या जाएगा, AM जाएगा। AM यानी कि एक्शनेबल क्लेम्स, एक्शनेबल क्लेम्स and money in circulation, and money in circulation, and money in circulation, which also includes SGT, SGT, G दो बार आएगा। S माने के स्टॉक्स एंड शेयर्स, ठीक है ना, S माने के स्टॉक्स एंड शेयर्स, G यानी के ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, अगेन G यानी के ग्रास, एंड T यानी के थिंग्स अटैच्ड टू और forming the part of land which is agreed to be severed under contract. ओके, क्लियर है? वापस एक बार अगर मान लो और एक बार बोलना है तो गुड्स माने क्या? गुड्स माने एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी दैट डज नॉट इंक्लूड AM बट इंक्लूड्स SGT। एविडेंस। देखो कितना आसान है डेफिनेशन को याद करना। ये आपको 4 मार्क दिलवा के देगा। कितने मार्क्स दिलवा के देगा? 4 मार्क्स दिलवा के जरूर देगा।
4 मार्क्स। ठीक है, तो वापस एक बार अगेन बैठे बैठे, गुड्स यानी एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी बट डज नॉट इंक्लूड एम बट इंक्लूड्स एस जी टी। खत्म, क्लियर है, पक्का झेपिया? यस। तो आज के लिए हम लोग यहाँ पे ही रुकते हैं, ठीक है ना। ये गुड्स का डेफिनेशन आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, ठीक है। कल के लेक्चर पे हम लोग गुड्स के और गुड्स के बारे में और बहुत सारी बातें करेंगे, और भी बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, ठीक है ना, जो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, उसको हम लोग कल के लेक्चर पे जरूर खत्म करेंगे, ठीक है। तो टिल देन बाय बाय, रिवाइज करते रहना, स्टे होम, स्टे सेफ, सावधान रहना, सतर्क रहना। बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं अगले सेशन में।